We are live now. Today we learn class 12th biology, chapter 13, that is organisms and populations. The first one, organism and its environment. Here, rotation of sun and the tilt of its axis causes annual variations in the intensity and duration of temperature, resulting distinct region. ये बता रहा है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, रोटेशन ऑफ अर्थ जो सन के सराउंडिंग में है और टिल्टिंग ऑफ अर्थ है, इसकी वजह से जो डिफरेंट सीजन्स जो है आपको दिखाई देते हैं, टेम्परेचर का चेंज आपको दिखाई देता है. दीज वेरिएशंस along with annual variations in precipitation forms major biomes such as desert, rainforest and tundra. Temperature, water, light and soil are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of habitats. Both abiotic and biotic components characterize the habitat of an organism. Yes, here you see major abiotic factors. Abiotic factors means rainfall, water, soil, temperature, humidity. इन सब को हम abiotic factors के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर को. टेम्परेचर decreases progressively from equator towards the pole and high altitude to more than 50 degrees Celsius in tropical deserts in summer. समर सीजन में ट्रॉपिकल जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. इस वजह से जो हैबिटेट्स हैं वो काफ़ी वहाँ पे लॉस हो जाता है उसका. नेक्स्ट है थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल इवेंट्स आर यूनिक विद मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. जो थर्मल स्प्रिंग्स हैं और डीप सी एरियाज़ हैं वहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वह मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है. इस वजह से वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो जाता है. नेक्स्ट है टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, बेसिक मेटाबॉलिक रेट एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्शंस. टेम्परेचर ज़्यादा करने पे एंजाइम की एक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है. ये आप 11th में देख चुके हैं. एंजाइमेटिक एक्टिविटी का जो टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट है, ज़्यादा टेम्परेचर होने पे एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि एक फ़िक्स टेम्परेचर तक ही जो है और हर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं. नेक्स्ट जो टर्म है आपका यूरी थर्मल्स. Organism which can tolerate wide range of temperatures are called eurythermals. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को. टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो एडजस्ट करके अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं उस जगह पे. तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूरीथर्मल्स. नेक्स्ट है स्टीनोथर्मल्स. ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल. जो नैरो रेंज ज़्यादा सडन चेंज अगर हो जाता है टेम्परेचर का तो उसको में एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप को डाई हो जाते हैं या वेजिटेटिव या आपका हैबिटेट लॉस हो जाता है, तब वैसे ऑर्गेनिज्म भी आपके स्टीनोथर्मल में इंक्लूड किए जाते हैं. यस, नाउ द नेक्स्ट वन वाटर. वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो depends on water. The salinity varies in aquatic environment 5% in inland waters. जो फ्रेश वाटर है उसमें जो साल्ट का कंसनट्रेशन है वो 5% है, और 30 to 35 in sea water, more than 100% in hyper saline lagoons. तो इस जगह पे आपका जो हैबिटेट है वहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनिज्म कम देखने को मिलेंगे कंपैरिजन टू सी वाटर एंड फ्रेश वाटर्स. फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि साल्ट कंसनट्रेशन कम है. नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म है आपका यूरी हेलाइन. ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी. साल्ट की जो कंसनट्रेशन रेंज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूरी हेलाइन. यानी वो
सर्वाइव कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन काफ़ी कम या काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए, तो वो नुकसान नहीं होता, डाई नहीं होते, लॉस नहीं होता, वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है या वेजिटेटिव जो हैबिटेट्स हैं उनका लॉस नहीं होता। स्टीनोहेलाइन, यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में ही रह पाते हैं, ज़्यादा अगर साल्ट कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाए तो एडजस्ट नहीं कर पाते, डाई कर जाते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर, लाइट। प्लांट प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस विच ओनली पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हेंस इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोट्रॉप्स। लाइट जो है उसका यूज़ करके प्लांट्स फूड ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो इस वजह से लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स के केस में। प्लांट स्पीसीज स्पेशली हर्ब्स एंड श्रब्स adapted for photosynthesis under canopy. Sunlight is required for photoperiodic response like flowering. सनलाइट का फ्लावरिंग पे इफ़ेक्ट पड़ना, दैट इज़ फोटो पीरियड, ये एक तरह का रिस्पॉन्स है। अगर कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, कुछ जो आपका लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, और कुछ जो है न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, यानी लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको न्यूट्रल बोलते हैं। तो सनलाइट भी रिक्वायर है फ्लावरिंग की प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है एनिमल्स यूज डायurnal and seasonal variations in light intensity and photo period as cue for timing for their foraging, reproductive and migration. Yes, now the next one, soil. Properties of soil vary according to the climate, the weathering process. Soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soil. These characteristics along with pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area. The sediment characteristic often determine the type of benthic animal in aquatic environment. सॉइल जो अगर उसका पीएच सही है, उसके ग्रेन साइज का परकोलेशन जो है वो भी ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो आपका हैबिटेट है वो काफ़ी लार्ज होगा, अच्छा होगा, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और जो हैबिटेट का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा वहाँ पे। यस, नाउ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, कैसे ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे पहले है होम्योस्टेसिस, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट इज होम्योस्टेसिस। जो आपका आउटर जो इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी इनसाइड जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो आपका उसमें क्या चेंज आता है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, सारी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल रहें, तो इस कंडीशन को एक टर्म दे देते हैं हम होम्योस्टेसिस। नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ डज ऑर्गेनिज्म कॉप विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, कैसे कॉप करते हैं वो। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है रेगुलेट। Some organisms are able to maintain homeostasis, physiological, sometimes behavioral also, means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration. रेगुलेट करते हैं, इसका मतलब वो अपनी बॉडी के इनसाइड का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट ही रखते हैं। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो समर सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, वो आपका सेम ही रहता है। अगर चेंज होता है बॉडी टेम्परेचर, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब है, तो आप कोप नहीं कर पा रहे इन्वायरमेंट के साथ, तो आप हाई फीवर से हैं या किसी न किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब। नेक्स्ट है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स आर कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, दैट इज थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। Success of mammals is due to thermoregulation. We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius. When outside temperature is high, we sweat profusely
and evaporate cooling take place to bring body temperature down. Now, in winter, due to low temperature, outside our body, temperature falls below 37 degrees Celsius. We start to shiver, to generate heat, to raise body temperature. Now, next one है यहाँ पे confirm. Majority 99% of animals and plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature varies according to ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of body fluid varies with ambient water osmotic concentration. All the above animals and plants are simply called conformers. जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है यहाँ पे दिया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट. वो अपने जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन नहीं कर पाते और उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. कम ज़्यादा जैसे विंटर सीजन में और समर सीजन में टेम्परेचर कूल या हाई होता है, ठीक उसी तरह से उनके बॉडी टेम्परेचर भी क्या होते हैं, एडजस्ट होते रहते हैं. तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कन्फर्मर्स. नाउ व्हाई द कन्फर्मर्स आर नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स. थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी एनिमल्स. काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है थर्मोरेगुलेशन में, तो इसको सारे ऑर्गेनिज्म जो है मेंटेन नहीं रख पाते. स्मॉल एनिमल लाइक्स श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स कैन नॉट अफोर्ड सो मच एनर्जी फॉर थर्मोरेगुलेशन. हीट लॉस और हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे सीधे ये लाइन दे देता, पूछ देता आगे कमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर है उसी का. स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया relative to their volume. They tend to lose body heat very fast. When it is cold outside, then has to expend much energy to generate body heat through metabolism. Next one, this is why very small animals are rarely found in polar regions. Now the next one, alternative response for stressful conditions in localized or remains for short duration. First one, migrate. The organism moved away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful condition is over. Bird migrate from the colder region to warmer region. ये आपका माइग्रेशन जो है टेम्परेरी हो सकता है. अगर कंडीशन वहाँ पे स्ट्रेसफुल है, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन कम होती है, और वापस वो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो वो रिटर्न हो जाते हैं अपने ओरिजिनल प्लेस पे. नेक्स्ट वन है सस्पेंड. थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोब्स टू ओवरकम अनफेवरेबल stressful external environment. स्पोर जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोर्स जो होते हैं माइक्रोब्स के अंदर, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं करते, वो थिक कोट बना लेते हैं. और जर्मिनेट कब करेंगे? जब कंडीशन फेवरेबल आ जाती है. तो इस तरह को हम बोलते हैं, कंडीशन को हम बोलते हैं सस्पेंड. उसका दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, द हायर प्लांट सीड्स and other vegetative reproductive structures are means to tide over the stress. They reduce their metabolic activity and going into a state of dormancy. इसमें क्या होगा, जो सीड्स में डोरमेंसी पीरियड चलता है वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से चलता है. मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको रिड्यूस कर लेते हैं और इस पीरियड को हम बोल देते हैं डोरमेंसी. यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन हाइबरनेशन. ये क्या होगा? ड्यूरिंग विंटर एनिमल्स लाइक बियर्स एस्केप इन टाइम. ये विंटर सीजन में जो बियर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जिसे बोलते हैं विंटर स्लीप. नेक्स्ट वन है एस्टिवेशन. एनिमल्स लाइक स्नेल एंड फिश अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक हीट एंड डेसिकेशन.
नेक्स्ट है diapauses. Many zooplanktons undergo stage of suspended development in unfavorable conditions.